आमना शफीक नहीं है। सारे छुट्टी करने वाले या असाइनमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हो? बिल्किस शाहिद आगे। अच्छा ये ठीक है। आमना अशरफ राजपूत। अच्छा इससे ये भी पता चल जाएगा कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां। आमना अशरफ राजपूत इधर आ जाओ, पर आ जाओ। अच्छा और कौन है? इकरा, इसका पूरा नाम नहीं है लेकिन इन्होंने वही बनाया है। ठीक है। महाब रिजवान, गुलाम अकबर, अरे राबिया रिजवान। चलो भाई 2-1 का कंपटीशन चल रहा है। नीजा इस्माइल, ये तो ज़्यादा हो रहा है। फजीलत जहां, मुजफ्फर अली, और अभी पोस्ट किया आ जाओ आ जाओ। दादी अम्मा की तस्वीर आ गई। तहरीम, परवेज अहमद, अलिशबा वजाहत, उरूज सादिक, अनुशे, अनुशे मैं प्रोनाउंस गलत ना कर दूंगा ना। सबा रियाज। ये वो लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट करके जो है पोस्ट किया है। कहाँ पे? हमारा जो डिस्कॉर्ड का चैनल है उसके शोकेस वाले चैनल के अंदर हम जो है सारे जो भी आपने बनाया होता है वो आप शोकेस करते हैं। तो कितने का, कितनी लड़कियां हैं, कितनी खवातीन हैं और कितने मर्द हजरात हैं? वो तो गलती करी ना, क्यों नहीं डाला यहाँ पे? तो इससे जबरदस्त यहाँ पे डालना है शोकेस में। ठीक है। तो भाई इन लोगों ने हमारे पास जो है असाइनमेंट सक्सेसफुली कर लिया था, और भी लोगों ने किया होगा, लेकिन अब मैं सबको एक साथ बुलाऊंगा तो एक रश हो जाएगा। तो मैंने सोचा शोकेस में जितने लोगों ने पोस्ट किया और हमारे डिस्कॉर्ड को यूटिलाइज कर रहे हैं उनको बुला लेते हैं। तो भाई इनके लिए ज़बरदस्त तालियां हो जाए सबके लिए। किसी ने कुछ स्पेशल चीज़ इंटीग्रेट करी कि सच में रिश्ता हो जाए? चलिए, व्हाट्सएप इन्होंने सबने इंटीग्रेट किया है, जिसके अंदर जो है व्हाट्सएप की एपीआई को यूज़ करते हुए किसी का कोई सवाल है असाइनमेंट के हवाले से तो इनसे कर सकते हैं जी। डेटाबेस, गूगल शीट से डेटाबेस एक्सेस नहीं हो रहा। देखिए गूगल शीट एक्सेस नहीं हो रही पाइथन में तो वो अलग चीज़ है। डेटाबेस की आप बात करिए, गूगल शीट की बात करिए, गूगल शीट की बात करिए। एक्सेस हो जाती है, उसके आप क्रेडेंशियल सही नहीं डाल रहे, इंटीग्रेट करने का सही तरीका यूज़ नहीं कर रहे। तो आप यूट्यूब से देखिए, किसी ने किया है यहाँ पे गूगल शीट से? आपने किया? लो भाई अब मुजफ्फर बताएंगे आपको। अच्छा नेक्स्ट वीक करके लाएंगे ये, नेक्स्ट वीक करके लाएंगे। तो आप डिस्कॉर्ड के अंदर फॉरम के अंदर जो आप टिकट बना के पोस्ट कर देंगे गूगल शीट कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो जाए। और किसी का कोई सवाल? जी क्या सवाल है? वेब सर्च टूल जरूरी तो नहीं था? जेमिनी, मैंने कहा ना वेब सर्च जरूरी नहीं था, आपने सिंपल ये इम्प्लीमेंट करना था जिसके अंदर जो है व्हाट्सएप से मैसेज आ रहा है। बाकी चीज़ तो हमने बना ली थी, वो कर लिया तो गुड है। वेब सर्च इंटीग्रेट करने के लिए हमने एक और टूल बताया था, कौन सा? ब्राउजर यूज। तो हमने गूगल पे सर्च करके भी देखा था। आपने गूगल पे सिंपली सर्च करना है ब्राउजर यूज, जो टूल है वेब सर्च का, उसको कैसे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के साथ इंटीग्रेट करना है, आपको मिल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन। और किसी का कोई सवाल व्हाट्सएप एपीआई से रिलेटेड? ठीक है। अच्छा
अच्छा, आप लोगों ने जो लोग अभी स्टेज पे आए हैं, कुछ आप लोगों ने आइडिया सोचा है? पब्लिक नहीं कर सकते, चोरी हो जाएगा आइडिया। चले मैं आप लोगों से, मैं पर्सनली आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? अच्छा, परवेज भाई शेयर करना चाह, आप में से कोई शेयर करना चाह रहे हैं अपना आइडिया? नहीं, आ जाओ भैया। अगर करना चाह रहे हैं तो आप भी, आप लोग में से भी कोई आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मेरा आइडिया ये एजुकेशन के हवाले से कि लास्ट टाइम मैंने कहीं इंटरव्यू दिया था सॉफ्टवेयर हाउस में, तो उनका मेन पर्पज़ या मेन प्रोजेक्ट चल रहा था एजुकेशन पे। तो जॉब तो मैंने वहाँ पे नहीं की, लेकिन एक दोस्त के साथ मेरी राय हो गई, तो उनसे मैंने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि क्या है, कि सारे CRM बेस्ड प्रोजेक्ट था वगैरह था। वो तकरीबन 2 सालों से उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और वही प्रोजेक्ट मैंने 1-2 हफ्ते से उस पर काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है अगर वो पूरी टीम 2 सालों में काम कर रही है तो इंशाल्लाह एजेंट की मदद से मैं वही काम एजुकेशन वाला 1 या 2 महीने में अकेला फाइनलाइज कर दूँगा। और किसी को शेयर करना है? नहीं, सोचा ही नहीं है। चलें, गुड, थैंक यू सो मच भाई। इनके साथ उनको बहुत सारी तालियों के साथ प्रोत्साहित करें। आपने शेयर करना है ये? अच्छा जी, ओके। तो आज की क्लास के अंदर हम एक और एजेंट बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर ये बहुत कॉमन केस है जो आप सब को कहीं ना कहीं चाहिए ही होगा। वो केस ये है कि आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, कुछ काम के भी होते हैं, कुछ बेकार भी होते हैं। कुछ ये भी हो सकता है कि भाई हमने आपसे कोई काम प्रोजेक्ट करवाना है, तो ये अभी नहीं तो कहीं ना कहीं आपके ये काम आ सकती है एप्लीकेशन। तो आज हम ये बनाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। अच्छा, उससे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि सरफाज ये बताएं कि हम, फॉर एग्जांपल मुझे अपना एजेंट बनाना है, और मेरा जितना भी डेटा है कि मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो क्या चैट जीपीटी या जेमिनाई के पास है? नहीं है, आप लोगों का भी नहीं होगा। तो उस केस में हम ऐसी क्या अप्रोच रख सकते हैं कि जेमिनाई को भी हमारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए, तो कोई भी हमारे बारे में पूछे हमारे एजेंट से, तो हमारा एजेंट हमारी इंफॉर्मेशन बता सके। एक तरीका तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, वेब सर्च, लेकिन उसके अलावा क्या तरीका हो सकता है वो हम डिस्कस करें। अच्छा, इसमें एक तरीका है कि हमारे पास जो हमारे AI के एजेंट्स होते हैं उसके अंदर हम अगर बेसिक लेवल के ऊपर देखें उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डाल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डेटा को प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमारे पास एक मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, मेमोरी के थ्रू हम उसके अंदर डेटा अपना उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये 2 वेज हैं हमारे पास। और एक रैक के थ्रू एम्बेडिंग वाला भी होता है, जिसके थ्रू हम वेक्टर डेटाबेसेस के अंदर अपना डेटा सेव करवा देते हैं और फिर वहाँ से गेट करके अपने LLM को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है फाइन ट्यूनिंग। जब भी आपके LLM जो तैयार हुए, जैसे चैट जीपीटी, GPT-4 हो गया, जेमिनाई 2.0 हो गया, फ्लैश, ये सारे LLM तैयार हुए हैं। कैसे तैयार हुए हैं? बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके तैयार हुए हैं। जितना डेटा LLM के पास होगा उतना एफिशिएंट वो वर्क करेगा, जितना अच्छा डेटा उसके पास होगा उतना अच्छा एफिशिएंटली वो वर्क करेगा। तो जब ये, अच्छा, पहला सवाल तो ये है, क्या हम GPT-4o या जेमिनाई जैसा कोई मॉडल बना सकते हैं अपना?
अगर बना सकते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें, क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगी जिसके थ्रू हम बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अपना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पीछे जिमिनाई यूज करो और सामने अपना दिखा दो, नहीं, बनाना ही अपना है पूरा। जी, बहुत सारी मेमोरी, सबसे पहले क्या चाहिए? जीपीयू, जीपीयू चाहिए। जीपीयू से पहले क्या चाहिए? पैसा। पैसा। अगर आप अपना मॉडल बनाने का सोच रहे हैं तो वो, अगर मैं आसान अल्फाजों में, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसमें इतने बिलियंस ऑफ डॉलर लगने हैं, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस तरफ हम इसलिए नहीं लेके जा रहे कि आप जो है पहले मॉडल बनाना सीखें, फिर उसको और डेटा पे ट्रेन करें, तो वो फ़ायदा नहीं है। जब आपके पास इतने अच्छे मॉडल्स हैं, उन्हीं को यूटिलाइज करें। तो इस तरफ हम नहीं गए। हम क्या कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, जो बने बनाए उनको यूज़ करेंगे। अच्छा, पहले जीपीटी जब सबसे पहले आया था तो उसका कौन सा मॉडल था? 3.5 क्या था? 3.5 जब आपने पहली दफ़ा उसका नाम सुना था तो उसका क्या था? 3.5 आए थे। चैट जीपीटी तो अभी भी नाम है वेबसाइट का, लेकिन मॉडल का क्या नाम था? 3.5 3 to 3 1.5 इन्होंने सुना था। मैंने 3.5 3.5 सबसे पहले आपने कब सुना था? 2022 में, जब आपने 3.5 पहली दफ़ा आपको पता चला यार ये एक नई चीज़ आई है जो कि आपके सारे काम चुटकियों में कर रही है। जीपीटी 3.5 और अभी कौन से? जीपीटी 4.5। 4.0। 4 अभी तो बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन 4.0 आपके पास फ्री वर्जन में होता है। तो 3.5 से लेके बीच में चैट जीपीटी 4 आया, फिर 4.0 आया, फिर बहुत सारे और आए। तो इसमें और दोनों में क्या फ़र्क है? 3.5 में क्या था? उसको क्या किया जिससे जो है वो 4 बन गया? उसको और ट्रेन किया। इस ट्रेनिंग के प्रोसेस को क्या करते हैं, क्या कहते हैं? फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग करी। अब फाइन ट्यूनिंग करना इतना आसान नहीं होता। आपको बहुत सारा डेटा उसे देना पड़ता है, जीपीयूज में बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, फिर जाके आपका एलएलएम तैयार होता है। अब आते हैं हमारे यूज केस की तरफ। फिर से मेरे पास मेरा डेटा है जिसमें मेरी सारी इंफॉर्मेशन है कि मुझे क्या क्या आता है, मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, वो सारी इंफॉर्मेशन है। अब मुझे वो इंफॉर्मेशन जेमिनाई को या जीपीटी 4.0 को देनी है, तो क्या मैं फाइन ट्यूनिंग कराऊंगा उसकी? नहीं, फाइन ट्यूनिंग हमारे पास होती है डेटा जो बल्क में आपके पास मौजूद हो उस पर फिर हम ट्रेनिंग करते हैं। तो ये टाइम टू टाइम फाइन ट्यूनिंग होती रहती है जितने भी बड़े मॉडल्स हैं उनकी। और अगेन उसमें मैंने बताया उसमें बड़ी जीपीयूज, उसमें बड़ी प्रोसेसिंग लगती है उसको ट्रेन करने में, तो फिर तो और खर्चा भी आता है फाइन ट्यूनिंग में। क्या आसान तरीका हो सकता है जिससे मैं अपनी इंफॉर्मेशन जीपीटी को दे दूँ? और क्या तरीका हो सकता है? ये बारह बोले कॉन्टेक्स्ट के अंदर दे सकते हैं। कैसे? मतलब प्रॉम्प्ट के अंदर ही दे दूं अपनी सारी इंफॉर्मेशन। मतलब मेरी एक पीडीएफ है जिसके अंदर मेरे बारे में सारी डिटेल्स लिखी है, वो सारी डिटेल मैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही दे दूं। फाइल अपलोड कर सकते हैं सर। अगर मैंने अपनी सारी डिटेल जो 3-4 पेजेस की पीडीएफ है फॉर एग्जांपल, वो मैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर डाल दूं तो हो तो जाएगा, लेकिन हर प्रॉम्प्ट अगर मैं हेलो भी लिखूंगा ना, वो पूरी 4 पेज की पीडीएफ जाएगी जिसमें मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी कि भाई 4 पेजेस की पीडीएफ जा रही है, मैंने सिर्फ नाम पूछा हेलो व्हाट इज योर नेम, 4 पेजेस की पीडीएफ साथ में जा रही है और रिस्पॉन्स के अंदर। तो जितना लंबा आप प्रॉम्प्ट दोगे उतनी आपकी प्राइसिंग बढ़ेगी। प्राइसिंग किस पे डिपेंड करती है? टोकन्स। जी, अब मैंने जो है चैट जीपीटी को लिखा हेलो, तो चैट जीपीटी इसकी प्राइसिंग कैसे करेगा? या मैं एक पैराग्राफ लिख दूं 4 लाइनों का, उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी कि भाई इतना महंगा आपको पड़ेगा? इनपुट एंड आउटपुट टोकन। इसके अंदर आपके पास होते हैं टोकन्स। अगर मैं यहाँ पर आऊँ
वेबसाइट होती है जिसमें वो बता देता है कि आपने एक सेंटेंस लिखा है तो उस एक सेंटेंस के कितने टोकन्स लगेंगे। टोकन्स कैलकुलेटर अगर मैं करूँ तो शायद आ जाए ये है शायद। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अगर हेलो माय यार ये हेड वगैरह चला नेम इज जी, कितने टोकन्स लग रहे हैं? 7 टोकन्स लग रहे हैं। कितने वर्ड्स हैं? 5 5 वर्ड्स हैं। तो अगर आप ये सोचे कि हर वर्ड का एक टोकन होगा तो ऐसा नहीं है। टाइम्स ऐसा भी होता है कि हेलो एक टोकन हो गया, माय और स्पेस ये एक टोकन हो गया, NAM ये एक टोकन हो गया, EIS ये एक टोकन हो गया। तो ये टोकन्स वो डिसाइड हो जाता है, स्टैंडर्ड बना हुआ है, जो भी आप लिखते हो उसके टोकन्स बनते हैं। इस टोकन की बेस पे प्राइसिंग डिसाइड होती है। जितने आपके टोकन ज़्यादा होंगे उतने आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर मैं 4 पेजेस की PDF भेज दूँ तो कितने टोकन हो जाएंगे? अच्छा, अब साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं जो टोकन्स हैं, ये हमें समझ आ गया टोकन्स क्या है। जितने लंबा आप प्रॉम्प्ट करोगे टोकन्स उसके जो है जनरेट होंगे और उस टोकन की बेस पे डिसाइड होता है कि भाई कितनी उसकी प्राइसिंग होगी। अब अच्छा, इसके पीछे और भी साइंस है, टोकनाइजेशन और जो है पूरी उसके पीछे साइंस और ये बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। अच्छा, अब प्राइसिंग देखते हैं कि GPT-4o की क्या प्राइसिंग है। ये भी हमने देखना होता है कुछ भी बनाने से पहले, भाई खर्चा वर्चा कितना आएगा सब आपने देखना होता है। अच्छा, यहाँ प्राइसिंग देखने के लिए OpenAI यही लिख देते हैं, GPT-4o प्राइसिंग। तो API प्राइसिंग आ गई। यहाँ इसी तरह आप जेमिनाई प्राइसिंग सर्च करेंगे तो उसकी भी आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास 4.1 की क्या प्राइसिंग है? $2 पर मिलियन टोकन्स। मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन 1 मिलियन टोकन्स यूज कर रही है, अगर 100 लोग आपकी एप्लीकेशन में रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो जितने वो जो है आपके पास जितने लोग यूज करेंगे उतने आपके टोकन जनरेट होंगे। यहाँ पे 4.1 जो मॉडल है आपके पास उसकी प्राइसिंग क्या है? इनपुट टोकन्स की प्राइसिंग है $2। इनपुट टोकन्स मतलब जो मैं इनपुट दूंगा, जो मेरा प्रॉम्प्ट होगा LLM को, वो इनपुट टोकन है। फिर LLM रिस्पॉन्स भी देता है। मैंने उससे बोला भाई 500 वर्ड्स का ऐसे लिख दो, तो मेरे इनपुट टोकन्स कितने कम गए? 7-8 ही गए होंगे। तो मैं छोटा सा ही सेंटेंस बोलूँ, उसने जो जनरेट किए आउटपुट टोकन्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो आउटपुट टोकन्स की अलग प्राइस होती है और यही सबसे ज़्यादा होती है, $8 पर मिलियन टोकन। अच्छा, ये जो है सबसे महंगा वाला मॉडल है। आप 4o की देख लें, 4o की कम होगी। और भाई ये 4.1 ये देखें कितने सारे हैं, 4.1 नैनो, 4o4 मिनी, ये सबसे सस्ता वाला है OpenAI का, जो कि ये भी कहाँ सस्ता है, O4 है, सॉरी 4o हमने देखना है। तो ये सबकी प्राइसिंग आ रही है। 4o की प्राइसिंग है इनपुट टोकन्स की $5 पर मिलियन टोकन्स, और आउटपुट टोकन की है $20 पर मिलियन टोकन। तो अगर आप OpenAI की प्राइसिंग, अच्छा GPT-4o मिनी है सबसे सस्ता वाला है, इसकी क्या प्राइसिंग है? $0.6 पर मिलियन टोकन। अगर आप OpenAI की प्राइसिंग कंपेयर करें जेमिनाई के साथ तो जेमिनाई आपको बड़ा सस्ता पड़ता है। तो ये भी एक वजह है कि हमने जेमिनाई पे फोकस किया है। उसकी प्राइसिंग भी अच्छी है और वो फ्री टियर भी आपको देता है, आप आराम से यूज़ करो फ्री में। तो ये वाली चीज़ें जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, हम जब मॉडल डिसाइड करते हैं तो हमने ये भी देखना होता है कि भाई कौन सा मॉडल कितना महंगा है। फ्री में कुछ हद तक होगा जेमिनाई का, OpenAI का तो शुरू से ही पेड है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी आपने ख्याल में रखनी है। अच्छा जी, वापस आते हैं।
अपने प्राइसिंग डिस्कस कर ली हमने, टोकन्स डिस्कस कर लिए। टोकन्स कुछ नहीं, आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे या वो जो भी आउटपुट देगा उसको वो टोकन में कन्वर्ट करके गिनेगा भाई कितने टोकन लगे। उस टोकन की बेस पे आपकी प्राइसिंग डिसाइड होगी कि कितना महंगा आपका रिस्पॉन्स है। अच्छा जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि अब अगर मैं अपनी 4 पेजेस की पीडीएफ भेज दूं तो 1 मिलियन टोकन तो ऐसे हो जाएंगे, एक ही मैसेज में 1 मिलियन टोकन हो जाएंगे। ये तो अच्छी अप्रोच नहीं है, तो बड़ा महंगा पड़ेगा मुझे। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर हम नहीं दे सकते मेरी इंफॉर्मेशन, जो 4 पेजेस की पीडीएफ जितनी इंफॉर्मेशन है वो नहीं दे सकते। क्या करें? फाइल अपलोड। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, 2 ऑप्शन हमने खत्म कर दी। फाइन ट्यूनिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बड़ी कंप्यूटेशन लगती है और टाइम भी बड़ा लगता है। फाइन ट्यूनिंग नहीं कर सकते, महंगा भी पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन था भाई इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही सारा अपना कॉन्टेक्स्ट डाल दो, सारी अपनी इंफॉर्मेशन डाल दो। इंस्ट्रक्शंस एजेंट के अंदर हम देते हैं ना, वो भी नहीं कर सकते, वो भी बड़ा महंगा पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास रैग सिस्टम। रैग सिस्टम क्या मतलब? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी टर्म्स है उनको सीखना पड़ेगा पहले, फिर हम समझेंगे कैसे काम करता है। अच्छा, पहले मैं आता हूँ यहाँ पे एक्सेल ब्लॉक के अंदर। रैग सिस्टम बनाना समझना है, बस बनाना बहुत आसान है, समझने वाली चीज़ है। अच्छा, ये क्या है? लास्ट क्लास में ये रहा। अच्छा जी, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये सब जो है ना, मैं रैग सिस्टम के इर्द गिर्द की बातें करूँगा। रैग क्या है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमने सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करी कि वो 4 पेजेस की पीडीएफ कैसे मैं एफिशिएंटली जीपीडी को दे सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया रैग सिस्टम। रैग सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो पहले चीज़ सीखनी है, जो समझनी है, सीखनी नहीं समझनी है, वो है एम्बेडिंग। ये एम्बेडिंग क्या चीज़ है? एम्बेडिंग एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी टेक्स्ट हो, पीडीएफ हो, इमेजेस हो या ऑडियो हो, कुछ भी हो, उसको हम क्या करते हैं, वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या हम कहते हैं नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर्स में कन्वर्ट करके हम जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सा फेस है? ये हैप्पी वाला फेस है। तो इसकी जब मैं एम्बेडिंग करूंगा तो बैकग्राउंड में जब ये नंबर्स में कन्वर्ट होगा तो कुछ ये इस तरह से होता है, एरे की फॉर्म में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आसान करने के लिए 2.2, 1.0 इसके आगे कॉमा लगा के और नंबर्स भी हो सकते हैं, होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये बिल्कुल आसान करके, तो ये क्या हुआ, इसकी एम्बेडिंग जब मैंने करी तो हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ ऐसा नंबर बना। अच्छा, इसी तरह से ये वाला क्या है, ये एंजॉय वाला इमोजी या सेलिब्रेट वाला इमोजी है। इसकी जब मैंने एम्बेडिंग करी तो इसका जो नंबर बना वो बना 2.0। अच्छा, लास्ट वाला क्या है, सैड। सैड वाले का क्या बना? -1। अब ये मैं अगेन बता रहा हूँ, यहाँ कॉमा लगा के बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो आसान करने के लिए मैंने सिंपल सा नंबर रखा। अगर आप नोट करें, ये जो सैड वाला है आपके पास इमोजी, इसको जब मैं एम्बेडिंग करके नंबर में मैंने कन्वर्ट किया तो इसका नंबर क्या आ रहा है? -1। अच्छा, जब ये मैंने एंजॉय वाला किया तो इसका क्या नंबर आ रहा है? 2.0। और जब मैंने हैप्पी वाला किया तो इसका क्या आ रहा है? 2.2। तो आप यहाँ पे एक चीज नोट कर सकते हैं कि हैप्पी और एंजॉय दोनों क्या है, करीब करीब है। इसका नंबर क्या है? 2. अच्छा, ये 1.0 को मैं हटा देता हूँ। अगेन नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम आसान एग्जांपल कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कम नंबर रखते हैं। तो हैप्पी और हमारे पास एंजॉय के क्या है, नंबर्स करीब करीब है। इसका 2.2 है, इसका 2.0। क्यों? क्योंकि फीलिंग हमारे पास सेम है। तो
इसलिए एम्बेडिंग में एक खास बात ये है, जितने भी मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं ना, उनके एम्बेडिंग करने के बाद जो नंबर्स बनते हैं वो तकरीबन सेम सेम होते हैं। सेम नहीं होता मतलब सिमिलर होता है, करीब करीब होते हैं। जैसे स्काई 2.2, स्काई 2.0, स्काई -1, ये दूर है, ये माइनस में चला गया। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है सैड जो इमोशन है और हैप्पी जो इमोशन है दोनों अपोजिट है, इसलिए सैड वाले का नंबर माइनस में चला गया और हैप्पी वाले का नंबर 2 से ऊपर चला गया। जितने भी हैप्पी से रिलेटेड इमोजीज होंगे उन सब के इंडेक्सेस कहाँ पे, उन सब के वेक्टर्स कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं? 2 के पास ही जनरेट हो रहे हैं। तो एम्बेडिंग एक टेक्निक है जिससे हम अपने टेक्स्ट को, पीडीएफ को या वीडियो जो भी है, अभी हम पीडीएफ की बात करते हैं, पीडीएफ को हम क्या कर सकते हैं एम्बेडिंग के थ्रू वेक्टर में कन्वर्ट। वेक्टर क्या है? कुछ नहीं, आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये जो फ्लोट है आपके पास, जितने भी फ्लोट हैं यहाँ पे, ये आपके पास इसको वेक्टर्स कहेंगे। तो जितने भी करीब करीब वाले इमोशंस हैं उनके नंबर्स क्या होंगे? करीब करीब होंगे। तो वेक्टर के बारे में हमें थोड़ा बहुत समझ आया। एम्बेडिंग एक टेक्निक है जो क्या करती है, हमारे टेक्स्ट को, वीडियो को, इमेजेस को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देती है। वेक्टर्स क्या है? आसान अल्फाजों में समझने के लिए लिस्ट ऑफ फ्लोट्स या इंटीजर कह सकते हैं। यहाँ पे होंगे सारे नंबर्स ही, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। जी दोबारा बोले, अच्छा सवाल है। अच्छा, हम जो है पाइथन में जब हमने पढ़ा था बेस 64 भी कुछ हमने पढ़ा था, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, उसमें भी हमने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें जो है आपका कोड नंबर्स में कन्वर्ट हो रहा था। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? अब यहाँ पे एम्बेडिंग की असल पावर पता चलेगी। अभी फिलहाल इतना समझे, एम्बेडिंग एक टेक्निक है जो वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रही है। सिमिलर वेक्टर्स जो हैं वो उनके नंबर्स करीब करीब होंगे, इतना हमें समझ आना चाहिए। अभी भी यहाँ मैंने इमोजी बनाया, या इमेज भी हो सकती है, या टेक्स्ट भी हो सकता है, या वीडियो भी हो सकती है। फिलहाल हमें एम्बेडिंग के बारे में इतना पता। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अब उसके लिए मुझे एक वीडियो चलानी होगी और वो एक मूवी की है, तो वो मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ पहले। जी हाँ, अभी हमने वो डिस्कस नहीं किया, अभी हम सिर्फ एम्बेडिंग डिस्कस कर रहे हैं। एम्बेडिंग के फायदे क्या होंगे अभी वो नहीं डिस्कस करेंगे, अभी उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जितने भी नंबर जनरेट हो रहे हैं ये स्टोर कहाँ करूँगा? इसके लिए हमारे पास एक डेटाबेस होगा, और वो स्पेशली होगा, ये क्या है, हाँ ये डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। ये डेटाबेस इस तरह का आपके पास होगा, वो स्पेशल डेटाबेसेस होता है सिर्फ वेक्टर्स के लिए। और जैसे आई लाइक कोडिंग, उसके बदले में जो वेक्टर्स जनरेट होंगे वो कुछ इस तरह के नजर आ रहे होंगे। अगेन एग्जांपल के तौर पे इतना बड़ा सा लिस्ट भी होगा। आई लाइक फूड, तो उसके बदले में ये वेक्टर्स जनरेट होंगे और ये भी डेटाबेस में स्टोर होंगे। तो वेक्टर डेटाबेसेस हमारे पास क्या करते हैं? वेक्टर्स को स्टोर करते हैं। अभी तक मैंने एजेंट का कहीं पे जिक्र नहीं किया, अभी सिर्फ हम एम्बेडिंग सीखेंगे। इन सारे पजल्स को हम आखिर में जोड़ेंगे, ठीक है। तो एम्बेडिंग हमें समझ आ गई कि वेक्टर एक टेक्निक है, वेक्टर्स में कन्वर्ट करती है, और सिमिलर जो आपके पास वेक्टर्स हैं वो साथ साथ रहेंगे। अच्छा, अब आते हैं भाई, मैं एक सेकंड जो है आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, और वो जो है उसके लिए मुझे एक वीडियो निकालनी होगी, तो वो जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा जी,
समझ ली कि एम्बेडिंग से क्या हो रहा है, वेक्टर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती है। सिमिलर वर्ड्स के सिमिलर करीब करीब नंबर्स होंगे, करीब करीब वेक्टर्स होंगे, ठीक है। अब आपने पहले ये वीडियो देखनी है, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, और ये आपने देखी भी होगी। एक सेकंड बस, ठीक है। अब पहले गौर से सुनना है, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। आपको लागत है हमें इसको नॉनसेंस है। और नहीं तो क्या, तुम्हारे प्लानिट की राष्ट्रभाषा भोजपुरी है। और हम लोग बोले में तो ये बोले में तो कभी सही नहीं है। माउस से क्या है और कंप्यूटर ही नहीं, यहाँ तो बोलते कुछ है पर मतलब कुछ और नहीं होता। ये सब समझ के चाहता है मतलब ऐसे मुंडी लो और बोलो अच्छा अच्छा मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। हम बड़ी करके बोलो अच्छा है मतलब साफ ना है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साफ। फिर गुस्सा आता है, बाबा लोड हो जाते हैं, अच्छा हमको सिखा दिया है, अच्छा। हम जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा अच्छा। अच्छा जी, तो इसके अंदर आपको कितने अच्छा आपको मिला है? 4। अब सवाल ये 8 कहाँ से आ गए? 4 आए हैं, 4। अच्छा तो लगा दोबारा 4 अच्छा है। अब सवाल ये है, जब इन 4 जो अच्छा है, ये सारे सेंटेंसेस हैं, जो 4 अच्छा मैंने इसने बोले हैं, इन सब की जब मैं एम्बेडिंग करूंगा तो नंबर सेम आएंगे या अलग आएंगे? सेम आएंगे। क्या चारों अच्छा का मतलब सेम था? सेम नंबर आएंगे या अलग अलग आएंगे? सेम। अलग अलग वाले कितने हैं और सेम वाले कितने हैं? चलो 1 आए, 2 3 8 9 लोग हैं, ठीक है। एम्बेडिंग के अंदर जब आप किसी भी वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करते हो तो इतना आसानी से ऐसे नहीं हो जाता कि भाई आपने वर्ड दिया उसको कन्वर्ट कर दिया है, हो गया नंबर, वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। नहीं, जब वो वेक्टर में कन्वर्ट करता है तो उसके साथ उसके इमोशंस को भी कंसीडर करता है वेक्टर्स के अंदर। तो अगर मेरे पास 4 अच्छा आ रहे हैं तो वो डिपेंड करता है, अगर चारों अच्छा के सेंटेंसेस थे, उसको जब मैं वेक्टर्स में कन्वर्ट करूंगा तो चारों डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज हो रहे हैं। तो चारों की जब मैं वेक्टराइजेशन कराऊंगा, यानी उसके नंबर्स वेक्टर्स जनरेट कराऊंगा इस तरह से, तो चारों के अलग अलग जनरेट होंगे। क्यों? क्योंकि चारों के इमोशंस डिफरेंट है। अलग अलग थे। इसलिए वेक्टराइजेशन करना, अगर मुझे इस इमोजी की वेक्टराइजेशन करानी है तो मैं कैसे कराऊंगा? मैं पाइथन से नहीं करा सकता, मुझे उसके लिए एलएलएम की ही हेल्प लेनी होगी। एलएलएम मेरी हेल्प करेगा वेक्टराइजेशन कराने के लिए। अब ये जो चीज़ है, ये जो टेक्निक है पूरी, इसमें समझने वाली चीज़ है। करना बहुत आसान है, करना बहुत आसान है। और आप किसी ने किया इसको इम्प्लीमेंट? एक किया, परवेज भाई ने किया। एम्बेडिंग को किसी ने इम्प्लीमेंट किया है? हाँ, किसी के साथ भी किया है ना, 2 3 4 लोगों ने किया। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने एम्बेडिंग करानी है तो उसके लिए मैंने बताया, उसके लिए स्पेशल एलएलएम होते हैं। और उसमें से अगर मैं कुछ मॉडल्स के नाम बताऊं, जैसे 4O है ना, 4O एम्बेडिंग के लिए यूज नहीं होता, 4O यूज होता है। आप उससे रिक्वेस्ट करें, वो आपको जवाब देगा। एम्बेडिंग के लिए कुछ अलग से मॉडल्स होते हैं। एम्बेडिंग मॉडल्स अगर मैं सर्च करूं तो ओपन एआई एम्बेडिंग, ओपन एआई की, अच्छा इनकी प्राइसिंग भी अलग होती है, ठीक है, इनकी प्राइसिंग भी अलग होती है। तो ये जो एम्बेडिंग करने वाला काम है ना, किसी भी नंबर को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, ये हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं वो करते हैं। और जैसे हमारे पास नीचे लिस्ट शायद आ रही हो कहीं ना कहीं, ये रहा, क्या नाम है इस मॉडल का? टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल। ये किस चीज की एम्बेडिंग कर रहा है?
इस वाले टेक्स्ट की करेगा। अब यहाँ मैं टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, यहाँ वीडियो भी दे सकता हूँ, वीडियो की भी कर लेगा, इमेज की भी कर लेगा। तो ये वाली चीज़ है। एम्बेडिंग के बाद आपके पास कुछ इस तरह के नंबर्स आएंगे, ये ठीक है। अब देखें नंबर्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। अब ये इतना सा सेंटेंस था तो उसकी एम्बेडिंग करने के बाद इतने ही नंबर्स है, और इन नंबर्स पे ये भी चीज़ होती है कि इमोशंस भी इंक्लूडेड होता है। जैसे अभी हमने ये वीडियो देखी थी, उसके अंदर 4 इमोशंस से अलग अलग, तो चारों की एम्बेडिंग अलग बनेगी। तो इसके बहुत सारे मॉडल हैं, आप देख सकते हैं। T3 स्मॉल हो गया, T3 जेमिनाई के भी हैं, वो फ्री भी आपको मिल जाएंगे। जेमिनाई के भी हैं, ओपन एआई के भी हैं। तो ये एम्बेडिंग करने में हेल्प करते हैं, लेकिन क्या हम इसको यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे। हम एम्बेडिंग करने के लिए अच्छा आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। आगे चल के आपको अपनी एप्लीकेशंस बनानी है, तो उसके अंदर आप चाह रहे हो भाई मैं ओपन एआई का प्लेटफॉर्म ना यूज़ करूँ, मैं जेमिनाई ही यूज़ करूँ। उसके लिए आपको ज़रूरी पड़ेगा कि आपने एम्बेडिंग करानी पड़ेगी, जो इतनी मुश्किल नहीं है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिखाई थी, 3 लाइनों में एम्बेडिंग हो गई थी। ये देखो, उसके लिए इन्होंने एक पैकेज इंस्टॉल किया ओपन एआई, और एम्बेडिंग जिसकी भी करानी थी वो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा, यहाँ पीडीएफ का यूआरएल भी आप दे सकते हैं, मॉडल बताया, एम्बेडिंग ये कर देगा। एम्बेडिंग करने के बाद जो नंबर्स वेक्टर जनरेट हुए हैं इनके सारे, उसको कहीं स्टोर भी करना होगा। कहाँ स्टोर कर सकते हैं? वेक्टर डेटाबेस के अंदर, जिसमें से फ्री जो आप यूज कर सकते हो पाइनकोन, ये फ्री वाला है। क्रोमा भी है, उसके अलावा बहुत सारे आप वेक्टर डेटाबेसेस सर्च करें, बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। पाइनकोन सबसे पुराना है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेक्टर डेटाबेस है जो ये सारे वेक्टर जो नंबर जनरेट हुए हैं उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो अभी तक हमें एम्बेडिंग का फ़ायदा डिस्कस नहीं किया। एम्बेडिंग टेक्निक यूज समझी है, और वो वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाती है, समझा बस, और वो वेक्टर्स डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब फ़ायदा कहाँ पर आता है? फायदा यहाँ पर आता है कि जी, जब मैं पूरा सेंटेंस दूंगा ना, तो एआई 2 मैं सिमिलर सेंटेंसेस दूंगा जिनके मतलब अलग अलग होंगे, तो उन दोनों सेंटेंसेस के वो अलग अलग वेक्टर्स जनरेट करेगा सेंटेंस को पढ़ के। अब सिर्फ मैं अच्छा बोल दूँ तो अच्छा में तो इमोशंस नहीं आएंगे ना, वो मैं समझाने के लिए वीडियो को फॉलो किया है, ताकि आप सिमिलर वर्ड्स के देख सको। सिमिलर वर्ड्स हैं लेकिन इमोशंस अलग हैं, तो उनके वेक्टर्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि वेक्टर्स हमने फर्ज कर लेते हैं, हमारी एक पीडीएफ थी जो मैंने अपनी लिंक्डइन से अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर ली। वो पीडीएफ मैं खोल लेता हूँ, या आपको भी डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन अगर डाउनलोड करनी है, आप जाएं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे जाने के बाद आपने जाना है अपनी प्रोफाइल पे। आपने जाना है अपनी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है आपके पास रिसोर्सेज का ऑप्शन। आपने जाना है रिसोर्सेज में। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने लिंक्डइन पे डाली है, ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे सकता है। मैं क्या रिसोर्सेज में मैंने किया सेव टू पीडीएफ, क्लिक किया तो मेरे पास मेरी सारी इंफॉर्मेशन एक पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा जी, ये मेरे पास पीडीएफ डाउनलोड आ गई और ये मैंने खोल ली। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ गई। थोड़ी सी गलतियाँ भी हैं, परफेक्ट नहीं है, लेकिन डेटा मेरा सारा आ गया। इसने अबाउट से डेटा उठा लिया और पता नहीं कहाँ एक्सपीरियंस से भी उठा लिया, हर जगह से डेटा उठा लिया इसने, एजुकेशन से भी उठा लिया। तो सारा डेटा 4 पेजेस की इसने पीडीएफ मुझे बना के दे दी। इस पीडीएफ की मुझे एम्बेडिंग करानी होगी
एम्बेडिंग कराने से पहले मैं एम्बेडिंग का फ़ायदा आपको बताता हूँ। एम्बेडिंग करा ली, टेक्निक देख ली, अब इसका फ़ायदा क्या होगा। पहला स्टेप, हमारे पास जो भी डेटा होगा ना उसकी हम एम्बेडिंग करा के एक डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। इस डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस डेटाबेस, इस तरह के डेटाबेस को हम कहते हैं वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस। अच्छा, यहाँ पे हमारे सारी पीडीएफ की जो वेक्टर्स हैं वो यहाँ पे रखे होंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारी लाइनें बना देता हूँ। अच्छा, एम्बेडिंग अगर आप देखें तो ये इतनी सी चीज़ नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारी साइंस है। ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट में बताया, तो आप इसके बारे में और पढ़ें तो आपको आइडिया हो इसके पीछे और भी साइंस है। अच्छा खैर, एम्बेडिंग कराने के बाद सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, सारे वेक्टर्स को, अपनी पीडीएफ को वेक्टर्स में कन्वर्ट करके डेटाबेस में स्टोर कर लेना। ये पहला काम। अभी एजेंट्स वगैरह पे नहीं आए मैं, अपनी सारी पीडीएफ को डेटाबेस में रख लो पहले, फिर आप एजेंट की तरफ आएंगे। अब आपने क्या करना है, ये डेटाबेस आपके पास रखा है, अब आप अपना एजेंट बनाते हैं, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके को यूज करते हैं। ये रहा हमारा एजेंट। एजेंट आपका ये रहा। एजेंट से आप क्या बेचते हैं, प्रॉम्प्ट बेचते हैं, ठीक है। वो प्रॉम्प्ट आपके पास यहाँ पे जाता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वेक्टर डेटाबेस के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ प्रॉम्प्ट के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि भाई टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो प्रॉम्प्ट के अंदर आपके पास कुछ भी डिटेल्स हो सकती है। फिर ये जो आपके पास जाता है, ये कहाँ पे जाता है, रिट्रीवल सिस्टम के अंदर। रिट्रीवल सिस्टम आपके पास यहाँ पर आ गया। ये रिट्रीवल सिस्टम क्या करता है, आपका जो भी प्रॉम्प्ट आया है उसको लेगा, आपको याद नहीं करना होता, जाहिर सी बात है, बट ये वेक्टर्स बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये भाई मेरा पूरे सेंटेंस का वेक्टर बन गया, सही है। अच्छा जी, अब वेक्टर बनाने का क्या मकसद था, वेक्टर बनाने का ये मकसद था कि इस वेक्टर से मिलते जुलते जितनी भी आपके पास वेक्टर्स हैं, जितने भी नहीं, जितनी अभी बता देता हूं, तो मैं पहले ऐसा कर देता हूं, ठीक है। ये वेक्टर्स को बनाने का मकसद ये है कि यहाँ वेक्टर डेटाबेस के अंदर क्या रखे मैं, मेरी पीडीएफ फाइल के वेक्टर्स रखे हैं। अच्छा, ये क्या है, ये मेरे प्रॉम्प्ट का वेक्टर जनरेट हुआ है। अब हमारा सिस्टम क्या करेगा, हमारा सिस्टम देखेगा कि भाई हमारे इस वेक्टर से मिलते जुलते जितने भी डेटाबेस के अंदर वेक्टर रखे हैं उन सबको ले आओ। तो इससे मिलते जुलते कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ डमी बना देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका नंबर होगा 50, 20 और इसका नंबर होगा 10, 20 बस। तो ये जो दो है हमारे पास, ये हम समझ लेते हैं डेटाबेस में कहीं रखे हैं, सही है। ये कैसे बने, ये सारे पीडीएफ से बने, बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, ये सारे पीडीएफ से बने। पीडीएफ, पूरी पीडीएफ का एक वेक्टर नहीं बनेगा, वो आप पर डिपेंड करता है। आप चाहो पूरी पीडीएफ में एक एक सेंटेंसेस का एक वेक्टर बनाओ, वो आप पर है, आप अपनी मर्जी से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हमने यही कहा कि भाई हर पैराग्राफ का एक वेक्टर बना दो, अमूमन ऐसे ही करते हैं, वो यूज केस पे डिपेंड करता है। तो उससे क्या किया, मेरी जो पीडीएफ थी उस पूरी पीडीएफ के बहुत सारे वेक्टर्स बना दिए। अब यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स रखे हुए होंगे जो कि मेरी पीडीएफ को ही रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। हो सकता है इस वाले वेक्टर को जब मैं वापस टेक्स्ट, अच्छा वेक्टर्स को वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो वेक्टर है ये किसी टेक्स्ट से ही जनरेट हुआ है ना। अब ये मेरी पीडीएफ है, इस
पीडीएफ को मैंने वेक्टर में कन्वर्ट किया। ये जो हमजा सैयद लिखा हुआ है ये भी क्या हुआ है, वेक्टर में कन्वर्ट हुआ है। जो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया है, क्या मैं उस वेक्टर को वापस हमजा सैयद में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी वेक्टर को वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन वेक्टर में कन्वर्ट करने से ये फायदा होगा कि हमें हमारा सवाल, हमारा प्रॉम्प्ट क्या था, व्हाट इज योर नेम। उसका जब मैंने वेक्टर बनाया तो नेम से रिलेटेड जितने भी वेक्टर्स होंगे वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। हो सकता है ये वाला जो वेक्टर है ये किससे बना हो, हमजा सैयद से बना, तो ये वाला वेक्टर मैं डेटाबेस से रिट्रीव कर लूँगा। कैसे रिट्रीव करा मैंने इस तरह से रिट्रीव किया कि ये जो वेक्टर बना है ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर से मिलता जुलता है। वो कैसे चेक होगा, ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है, हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो जितने भी मिलते जुलते वेक्टर्स होंगे वो हमारे पास यहाँ से वेक्टर डेटाबेस से हम निकाल लेंगे और वो सारे वेक्टर्स हम किसको भेज देंगे वापस, हम अपने रिट्रीवल सिस्टम को भेज देंगे। तो हो सकता है यहाँ पे हमजा सैयद से रिलेटेड 2-3 चीज़ें चले जाएं। अब ये वेक्टर जो है इसके बदले में टेक्स्ट क्या आ रहा होगा वो भी मैं साथ में ही लिख देता हूँ। इसके बदले में टेक्स्ट, मतलब इसको जब वेक्टर को मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा तो हमजा सैयद बनेगा। इसको जब मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा तो एज इज 24। तो ये हमारे पास हमजा सैयद की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सारा काम खुद ही होगा, हमें सिर्फ आर्किटेक्चर समझना है। ये सारा काम हम बड़े ही आराम से कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास चल रहा होता है। प्रॉम्प्ट आप दोगे, प्रॉम्प्ट को हमारा रिट्रीवल सिस्टम क्या करेगा, वेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा, वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, फिर ये वेक्टर से वो मैच करेगा कि भाई हमारे पास इस वेक्टर से मिलते जुलते कितने वेक्टर्स हैं और वो सारे वेक्टर्स उठाकर वापस कहाँ ले आएगा, हमारे रिट्रीवल सिस्टम के अंदर। अब हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर 2 चीज़ें आ गई हैं। एक हमारा प्रॉम्प्ट आ गया, दूसरी चीज़ कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, हमजा सैयद और एज इज 24। तो ये 2 चीज़ें आ गई हैं, हमजा सैयद, एज इज 24। अब ये हमारा पूरा प्रॉम्प्ट बना है जो अब एलएलएम के पास जाएगा। अब तक एलएलएम के पास गया ही नहीं, अब ये एलएलएम के पास जाएगा हमारा पूरा प्रॉम्प्ट। अब एलएलएम के पास ये जब जा रहा है तो एलएलएम को मेरा नाम पता चल गया। कैसे पता चला, कॉन्टेक्स्ट से पता चल गया। अब ये एलएलएम हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है। एलएलएम ने जो है, एलएलएम को ये इंफॉर्मेशन जब मिली, एलएलएम ने क्या किया, एक रिस्पॉन्स दिया और वो रिस्पॉन्स हमारे रिट्रीवल सिस्टम को, या हम कह सकते हैं भाई डायरेक्ट हमारे पास हमारे जो भी यूज़र था उसको दे दिया। जो भी यूज़र था उसको आखिर में रिस्पॉन्स दे दिया। इस तरह का हमारा फ्लो चल रहा होता है। अब मुझे बताएं, जो पीडीएफ वाली अप्रोच थी उसमें हम क्या कर रहे थे, पूरी पीडीएफ भेज रहे थे। यहाँ क्या मैं पूरी पीडीएफ भेज रहा हूँ, नहीं भेज रहा। आपने ये भी गौर किया होगा समटाइम्स कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ शूज़, गूगल पे मैं पहले गूगल खोल लेगा, google.com मैंने बोला, यहाँ पे मैंने लिखा शूज़ में जब एंटर दबाता हूँ तो सिर्फ शूज़ की इंफॉर्मेशन नहीं आती, शूज़ से मिलते जुलती जितनी चीज़ें हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पर भी एम्बेडिंग हो सकती है, सर्च के लिए भी यूज़ होती है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग करने से ये फ़ायदा हो रहा है, वेक्टर्स में कन्वर्ट करने से ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें अब ये आसानी होगी कि इस वेक्टर से मिलते जुलते जितने भी वेक्टर्स हैं वो मैं निकाल सकता हूँ। ये फ़ायदा हो रहा है कि इस प्रॉम्प्ट के वेक्टर से मिलते जुलते जितने भी वेक्टर्स होंगे वो मैं निकाल सकता हूँ। एम्बेडिंग करने से ये फ़ायदा होगा। एक दफ़ा मेरे पास वो वेक्टर्स आ गए,
उसको मैं वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट कराऊंगा, अपना पूरा प्रॉम्प्ट जो मेरा तैयार होगा वो मैं भेज दूंगा किसको, LLM को। अब मेरा LLM सही रिस्पॉन्स करेगा। सवाल? जी दोबारा बोले। वो वाला पार्ट हमने पहले स्टेप पे कर लिया, जब हम वेक्टर डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे हमें काम करना होता है कि बताना होता है कितने चंक्स में हमें करना है वेक्टर जनरेट करना है। तो वो वाला काम मैंने कहा कि भाई हमने डायरेक्टली करा दिया। अगर आपको कराना है, अभी हम करके देखेंगे, सबसे आसान तरीके से कि ये डेटाबेस कैसे बनेगा और इसके अंदर वेक्टर्स कैसे डालेंगे, वो अभी हम देख लेंगे। बस ये समझना है फ्लो। जी ये एजेंट किसका है? एजेंट आपका है। इस एजेंट के पास किसका एक्सेस है? आपके रिट्रीवल सिस्टम का। और रिट्रीवल सिस्टम कनेक्ट हुआ है डेटाबेस से, तो ये आपका ही एजेंट एक्सेस कर सकता है। दोबारा बोले। टेक्स्ट में देने में ये बुराई है ना कि टेक्स्ट में मैं अपनी इंफॉर्मेशन पीछे कितनी करोगी दूं। मेरी तबीयत फॉर सही एग्जांपल नहीं। मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा कि भाई